मिला टाइम्स में खुशामदीद। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा को मौलाना अरशद मदनी का एक बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सका है और मौलाना अरशद मदनी की बातों का जवाब देने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल किया है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर रहने वाले शख्स को बिल्कुल भी जेब नहीं देता। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस तरह का लबो लहजा सिर्फ मौलाना अरशद मदनी के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि जमीयत उलमा हिंद के लिए उसने इस्तेमाल किया है, देश के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया है। और आसाम के मुसलमानों के बारे में जो सोच निखर कर सामने आई है, जिस तरह की बात उसने सहाफ़ियों के सामने की है, वो नाकाबिल बर्दाश्त है और चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर रहने वाले शख्स को बिल्कुल भी जेब नहीं देता। लेकिन बीजेपी से हेमंता बिस्वा शर्मा का ताल्लुक़ है, इसलिए तमाम हदों को लगातार इस शख्स ने लांग रखा है। मामला क्या है, मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा था, हेमंता ने क्या जवाब दिया और आसाम में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर तफसील से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे यहाँ पर गुजारिश है, मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, तो इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद गूगल क्रोम पर जाकर स्कैन कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए ताकि मिला टाइम्स का यूट्यूब चैनल, मिला टाइम्स की वेबसाइट 3 ज़ुबानों में है, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में हम लगातार खबरें शाया करते हैं। तो ये जो हमारी 3 वेबसाइट है, न्यूज़ पोर्टल है, इसका काम चलता रहे, मीडिया मजबूत हो सके। 99 रुपये का प्लान है या 299 का है, 499 का है, कोई सा भी मंथली प्लान आप ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दुश्वारी आएगी तो मिला टाइम्स की टीम आपको हर तरह से सपोर्ट करेगी। और आइए मैं अब आपको बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं और उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद नेशनल मीडिया में वो खबर सामने आती है। दरअसल मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं और वहाँ देश के हालात पर गुफ्तगू करते हुए मौलाना अरशद मदनी फरमा रहे हैं कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, उसके बाद बांग्लादेश बना। इसके बावजूद आसाम के मुसलमानों के बारे में कहा गया कि वो बांग्लादेशी हैं, वो बाहर से आए हुए हैं। उसके बाद NRC का मुतालबा आसाम के लोगों ने किया, कांग्रेस ने भी उसको मान लिया, असम अकॉर्ड पर साइन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में NRC का फाइनल रजिस्टर भी आ चुका है। अब इसके बावजूद NRC के फाइनल रजिस्टर को नहीं माना जा रहा है और आसाम के मुसलमानों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है, उनकी शहरियत पर डाउट खड़े किए जा रहे हैं, उनको वोटिंग राइट्स से महरूम किया जा रहा है। ये तमाम बातें करते हुए, ये तमाम बातें बोलते हुए मौलाना अरशद मदनी आगे ये बोलते हैं कि इस वक्त आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है उसने कांग्रेस की रोटी खाई है। वो शख्स कांग्रेस में रहा है, लेकिन वो शुरू से RSS का आदमी रहा है, संघ का रहा है। और मुझे शुरू से पता था कि हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस का नहीं है, ये RSS का आदमी है, ये संघी जहनीत का है। लेकिन कांग्रेस में रहकर उसने हर तरह की मलाई खाई और अब आसाम के मुसलमानों को बांग्लादेशी करार दे रहा है, वहाँ के मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में यह भी कहा कि उस वक्त कांग्रेस की जो क़यादत थी उनसे मैंने खुलकर बताया कि हेमंता संघी आदमी है, इसको टिकट नहीं देना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जो UPA की चेयरपर्सन थी और कांग्रेस में सबसे बड़ा कद उन्हीं का है, तो मैंने सोनिया गांधी को बाज़ाब्ता ख़त लिखकर कहा कि हेमंता को टिकट मत दो, इसकी जहनीत सही नहीं है, ये संघी जहनीत का है, ये RSS का है। लेकिन सोनिया गांधी ने मेरी बात नहीं मानी, कांग्रेस की क़यादत ने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ज्वाइन करके हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार RSS और संघ की जो आइडियालॉजी है उसको नाफिज कर रहा है। जैसे मौलाना अरशद मदनी की ये बात सामने आती है, हेमंता बिस्वा शर्मा ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, सहाफ़ियों को बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंता बिस्वा शर्मा ने 4-5 मिनट मौलाना अरशद मदनी के बारे में बोला, जमीयत उलमा हिंद के बारे में बोला, नदीम खान के बारे में गुफ्तगू की, सैयदा हमीद के बारे में गुफ्तगू की, हर्षमंदर के बारे में गुफ्तगू की। बल्कि मैं आपको बता दूँ कि पिछले दिनों दरअसल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ आसाम के मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाई गई थी। आसाम में मुसलमानों के घरों को जो बुलडोज़ किया जा रहा है, उनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है। कहीं भी किसी मुसलमान को आसाम में देखा जाता है, वहाँ पहुंचकर लोग परेशान करते हैं, उनके घरों को तोड़ देते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर देश के जो रिटायर्ड अफसरान हैं या जो सीनियर अफसर जो साबिक़ जज रह चुके हैं, जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जमा होकर एक प्रोटेस्ट किया, एक एहतजाज किया
गया और उसी प्रोटेस्ट के दौरान कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इन मुसलमानों को ही आतंकवादी बताते हैं। वो हेमंता बिस्वा शर्मा का सपोर्ट करने वाले होते हैं, जय श्री राम के वहाँ पर नारे लगाए जाते हैं। फिर किसी तरह उन बलवाइयों को वहाँ से, उन दंगाइयों को भगाया जाता है और प्रोग्राम जारी रहता है। तो उस प्रोग्राम को जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था उसके हवाले से भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने बातचीत की। अब हेमंता ने मौलाना अरशद मदनी के बारे में कहा कि 2011 में जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था और मैं लगातार भर्ती कर रहा था, लोगों को बहाल कर रहा था, तो मौलाना अरशद मदनी ने तरुण गोगोई से आकर मुलाकात की और कहा कि हेमंता जो बहाली कर रहा है वो अपने लोगों की बहाली कर रहा है, इस बहाली पर रोक लगनी चाहिए। और तरुण गोगोई ने मुझ पर भी दबाव बनाया, लेकिन मैं अपने काम को करता रहा। और अब जब बीजेपी की सरकार असम में बन गई है तो जो कांग्रेस का एजेंडा था, जो मदनी ग्रुप का एजेंडा था, वो एजेंडा खत्म हो चुका है और असम के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको बहाल किया जा रहा है और जो इनका मिशन था असम के लिए वो नाफिज नहीं हो सका। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि अरशद मदनी की इस बात से बात साबित हो चुकी है कि कांग्रेस में टिकट की तकसीम कैसे होगी, कांग्रेस का टिकट किसको मिलेगा, इसका फैसला मदनी करते थे, मौलाना अरशद मदनी या जमीयत उलमा हिंद करती थी। और इस बात को खुद मौलाना अरशद मदनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए सीरियस मुद्दा है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि आसाम के लिए मदनी की पॉलिसी यह है, उनकी सोच यह है कि आसाम को इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। हेमंता ने वाज़े करते हुए कहा कि मदनी का मतलब सिर्फ एक शख्स मौलाना अरशद मदनी नहीं बल्कि इस पूरे ग्रुप की सोच है। मौलाना अरशद मदनी आज हैं, कल नहीं रहेंगे, मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, लेकिन इन तमाम लोगों की एक सोच ये है, एक जहनियत ये है कि आसाम को इस्लामी स्टेट बनाया जाए, यहाँ हिंदुओं को सताया जाए और ये हम नहीं होने देंगे। पिछले दिनों में आसाम की जनता ने बीजेपी को यहाँ जिताया है, इक़्तिदार तक पहुँचाया है और आगे इससे बड़ी तादाद में जनता यहाँ के लोगों को या बीजेपी को वोट करेगी, जिताएगी और मदनी का यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। हेमंता ये भी कह रहे हैं कि एक ज़माने में मदनी की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, वो कांग्रेस में हीरो थे, उनके ज़रिए फैसले किए जाते थे, लेकिन अब उनकी यहाँ कोई अहमियत नहीं रह गई है, कोई वैल्यू नहीं रह गई है और आगे भी नहीं रहेगी। इसी तरह हेमंता बिस्वा शर्मा ने हर्ष मंदर का तज़किरा किया, सईदा हमीद का तज़किरा किया और कहा कि जो लोग शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में मसरूफ़ थे, जो लोग शरीक थे, वो सब लोग पिछले 15-20 सालों से लगातार आसाम आते रहे हैं, यहाँ का जायज़ा लेते रहे हैं और ये सब लोग आसाम को बांग्लादेश बनाने की, इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हेमंता ने आगे बढ़ते हुए कह दिया कि सब लोग आसाम में कुछ करना चाहते हैं, किसी साजिश को अंजाम देने वाले हैं, यानी उल्टा सीधा उसने अपने मन से इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन अब इसको नहीं होने दिया जाएगा। अब ज़रा यहाँ ठहर कर सुन लीजिए हेमंता बिस्वा शर्मा की जुबानी। बात ऐसा था 2011 में जब मैं असम का शिक्षा मंत्री बने, वो समय असम में पहला बार हम टेट टीचर का रिक्रूटमेंट शुरू किए थे। अरशद मदनी असम में आए और तरुण गोगोई जी को बोले कि ये टेट टीचर का रिक्रूटमेंट बंद होना चाहिए। तो तरुण गोगोई जी ने हमारा वो समय का मिशन डायरेक्टर एसएसए को अपना रूम में बुलाया और ये प्रक्रिया को बंद करने के लिए निर्देशित किया, लेकिन हमने स्टैंड लिया और हम बंद होने नहीं दिया। जब पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला, रिक्रूटमेंट होते गया, तब ये पूरा मदनी गैंग मेरा पीछे उतर पड़े। हम तो कांग्रेस में नहीं रह पाया ये लोगों का कारण, लेकिन जो उनका मकसद था कि टेट टीचर का रिक्रूटमेंट बंद करने का, ये मैं कामयाब नहीं होने दिया। तो एक बात पक्का है, मदनी ने एक बात खुलासा कर दिया है कि कांग्रेस का टिकट में उनका भी व्यूज कंसीडर किया जाते हैं। कांग्रेस का टिकट का पीछे जमीयत उलमा हिंद मदनी जैसा लोग, जो मेरा भाषा में कभी भी थोड़ा सा असंसदीय भाषा भी हो जाता है, लेकिन ये लोगों का जो काम है, ये असम को दुर्बल करने का बदमाशी काम करते हैं हर समय। यही बदमाशी काम में जब हम एक प्रतिबंधक का रूप में वो लोग ने देखा,
मेरा खिलाफ षड्यंत्र किया, पता नहीं कितना लोगों का वो लोग टिकट भी काट चुका है। तो ये लोग खुद ब खुद आज एक्सपोज हो रहा है। और मेरा लगता है कि अभी तो कोई मडानी को असम में कोई मानते भी नहीं है। एक समय वो लोगों का बहुत बड़ा कट था, लेकिन आज हम लोग खुशी है कि बीजेपी आने का कारण मडानी हीरो से जीरो बन गया असम में। You see that Madani will always oppose BJP, no doubt about that. But in last 30 days, 15 days, you will see lot of these kind of people are coming to Assam regularly. Whether it is a Harsh Mandar, whether it is that lady who spoke that Bangladeshi should be given shelter in Assam, and other people, particularly who were involved in Shaheen Bagh. Those kind of youths, activists are now coming to Assam regularly. So, बीजेपी तो बहुत ही स्ट्रांग है। बीजेपी को कुछ कर पाएगा 26 हो 31 हो, मैं वो नहीं मानता हूं। वो तो ठीक है, कल भी आप लोगों ने हमारा शक्ति का एक झलक देखा कि पूरा की पूरा असम का पंचायत चुनाव बीजेपी ही जीत लिए थे। तो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ घटना करने का जरूर प्रयासरत रहेगा। लेकिन हम लोग भी ऊपर ही जाऊंगा। अभी अगले जब असम में अभी हमारा नेक्स्ट फेज है कि एनआरसी का लिए भी कुछ करना, एविक्शन चलते ही रहना, और हमारा कुछ कुछ एजेंडा है। हम लोग अपना काम जारी रखें। हमारा लंबा एजेंडा है मडानी का खिलाफ। मडानी मतलब मडानी का खिलाफ नहीं, मडानी का सोच का खिलाफ। मडानी तो ठीक है, वो आज है कल नहीं है, मैं आज हूं कल नहीं हूं, लेकिन जो सोच है कि असम को एक इस्लामिक प्रदेश बनाना, फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक प्रदेश बनाना, वो सोच का खिलाफ में हम लोग काम करूंगा। तो आपने सुना हेमंता बिस्वा शर्मा को, हेमंता बिस्वा शर्मा की बातों को कि क्या उसकी सोच है, क्या उसका नज़रिया है। यहाँ सिविल सोसाइटी के अफराद या लीडर्स असम के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, उन पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और हेमंता की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग असम को इस्लामी स्टेट बनाना चाहते हैं। जंगलात की ज़मीन है, उस पर हम कब्ज़ा कर रहे हैं, ये बांग्लादेशी हैं, इनको हम यहाँ से भगाना चाहते हैं। और इसके लिए इनके सीने में, इनके दिल में दर्द हो रहा है। डॉक्टर सईदा हमीद को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर सईदा हमीद ने कहा था मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कि अगर कोई इंसान फ़र्ज़ कर लो बांग्लादेशी है, तब भी वो रहने का हकदार है। इंसानियत की बुनियाद पर वो शहरियत लेने का हकदार है। ऐसा नहीं कि उसको भगा दिया जाएगा। लेकिन लगातार डॉक्टर सईदा हमीद को ट्रोल किया जा रहा है, उनके बयान को काट छाट कर बताया जा रहा है। और अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो उसकी पॉलिसी है, उस पॉलिसी पर लगातार उसने अमल जारी रखा हुआ है। हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि आसाम में जो उसका एजेंडा है, बुलडोज़र की कार्रवाई करना, लगातार मुसलमानों का इनखला, उनको खाली कराना, वो जारी रहेगा। आसाम की जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसके बारे में पिछले कई वीडियो में मैंने आपको तफसील से बताया कि आसाम में तकरीबन 34 से 35% मुसलमानों की आबादी है। और ये आज नहीं बल्कि पहले से है, क्योंकि आसाम का जो कुछ इलाका या वेस्ट बंगाल का जो कुछ इलाका है, वो शुरू से बंगला तहजीब और कल्चर का रहा है। और जब देश का बंटवारा हुआ 1971 में, एक अलग देश ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो बंगला तहजीब और कल्चर का पूरा इलाका बांग्लादेश में नहीं गया, बल्कि उसका कुछ इलाका आसाम में रहा, कुछ इलाका बंगाल में रहा। और बिहार में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बंगाली तहजीब और कल्चर वाले हैं, लेकिन वो बिहार के ज़िला हैं। इसी तरह का कुछ इलाका झारखंड में भी है। तो जो बंगला तहजीब और कल्चर कई इलाकों में तकसीम है। जिस तरह हिंदुस्तान इस वक्त कई मुल्कों में तकसीम हो चुका है। हिंदुस्तान का एरिया पहले अफ़गानिस्तान भी था, उसके बाद हिंदुस्तान का इलाका पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार का इलाका भी था, श्रीलंका तक हिंदुस्तान का इलाका था। लेकिन हिंदुस्तान इतने सारे इलाकों में तकसीम हो चुका है। खुद आरएसएस का जो अखंड भारत का एजेंडा है, वो यही है कि अखंड भारत में अफगानिस्तान शामिल है, ईरान तक को इन्होंने शामिल रखा है, पाकिस्तान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है। खुद मोहन भागवत ने पिछले दिनों अपनी एक स्पीच में कहा कि
हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही है, सिर्फ नक्शा पर लकीरें खींच दी गई है। तो ये बात आखिर ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो आसाम के जो मुसलमान हैं, जो बंगाली स्पीकिंग है, या वेस्ट बंगाल में जो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान हैं, वो बंगला तहजीब तो ज़रूर रखते हैं, बंगाली भाषा तो ज़रूर बोलते हैं, लेकिन उनका जो इलाका है, जिस एरिया में वो रहते हैं, वो इंडिया का पार्ट है, क्योंकि आसाम इंडिया का इलाका है, वेस्ट बंगाल इंडिया का इलाका है, तो वहाँ रहने वाले भी इंडियन हुए, न कि बांग्लादेशी हुए। लेकिन अब हेमंता बिस्वा शर्मा या बीजेपी की इन दोनों पॉलिसी ये बन चुकी है कि ये इलाका तो इंडिया का रहेगा, लेकिन यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो इंडियन नहीं माने जाएंगे, उनको बांग्लादेशी करार दो। और फिर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनको कैंपों में रहने पर मजबूर किया जा रहा है, उनसे उनका वोटिंग राइट छीना जा रहा है, डी वोटर की लिस्ट में उनको रखा जा रहा है। ये अलग बात है कि इस मुहिम की शुरुआत कांग्रेस के दौर में ही हुई थी। मौलाना अरशद मदनी या कई सारे हमारे रहनुमा कांग्रेस की हुकूमत को मुकम्मल क्लीन चिट दे देते हैं और बीजेपी पर पूरा ठेकरा फोड़ देते हैं। सच्चाई यह है कि तरुण गोगोई जब आसाम के चीफ मिनिस्टर थे, उनके ज़माने में ही आसाम के कई इलाकों में डिटेंशन सेंटर बनना शुरू हुआ और मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर कहा गया ये डाउटफुल है, उनके नाम के आगे डी लगाया जाता था और उनको डिटेंशन कैंप में, डिटेंशन सेंटर में रख दिया जाता था। जब बीजेपी की सरकार वहां बनी थी, बीजेपी ने इसको और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 1985 में जब असम अकॉर्ड पर साइन हुआ था कि एनआरसी कराई जाएगी और इस बात की पुष्टि कराई जाएगी कि जिनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है वो बांग्लादेशी हैं या नहीं है, उनके इंडियन होने के सबूत है या नहीं है। तो असम अकॉर्ड पर साइन भी कांग्रेस की सरकार में ही हुआ था और सेंटर में उस वक्त राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। तो सब कांग्रेस के दौर में शुरू हुआ, बीजेपी इसको आगे बढ़ा रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी हुई। अब आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने तकरीबन 3000 से ज़ायद बीघा में मुसलमानों का जो घर था उसको खाली करा लिया, 50,000 मुसलमानों के घर को बुलडोज कर दिया, वो टेंटों में, खेमों में रह रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से उनको मदद पहुंचाई जा रही है, उनकी तरफ से रिलीफ वर्क किया जा रहा है, या जमीयत उलमा हिंद उनके लिए काम कर रही है। जमीयत उलमा हिंद के जो सेक्रेटरी जनरल है मौलाना महमूद मदनी के ग्रुप से मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, पिछले दिनों उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया था, राना अयूब भी गई थी और मेरा भी इरादा है अगले दिनों में वहाँ जाने का, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करने का। उसके अलावा पिछले दिनों मौलाना महमूद मदनी का जो बयान आया था वो भी हेमंता बिस्वा शर्मा को बर्दाश्त नहीं हो सका। आपको याद होगा पिछले दिनों मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान जारी करके कहा था कि असम के चीफ मिनिस्टर को फौरन गिरफ्तार किया जाए, उनको उनके ओहदा से हटाया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने आसाम के मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर उनके घरों को तोड़ना और बुलडोज़र से उनके घरों को डिमोलिश करना शुरू कर रखा है। ये इंडिया की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, देश के ख़िलाफ़ है, देश के मुसलमानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। उस बयान पर भी हेमंता बिस्वा शर्मा का बहुत सख्त रिएक्शन आया था और कहा था कि ये मदनी जिस तरह की बातें कर रहे हो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ये लोग मिले हुए हैं, कांग्रेस के इशारे पर इस तरह की बातें हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी यहाँ पर हमारा समर्थन करना चाहिए कि जमीयत का कोई बंदा कैसे किसी चीफ मिनिस्टर को हटाने की मांग कर सकता है और कांग्रेस वाले चुप हैं। अगर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को हटाने की बातचीत की जाती तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करता, मैं मदनी की मजम्मत करता। ये हेमंता बिस्वा शर्मा कौन है, ज़रा इसको भी जान लीजिए। हेमंता बिस्वा शर्मा का ताल्लुक आसाम से है, आसाम के जोरहाट में उनकी पैदाइश हुई। कॉलेज के ज़माने में ही उन्होंने अपनी सियासत को शुरू कर दिया, गुवाहाटी कॉलेज से उन्होंने लॉ किया और स्टूडेंट्स यूनियन को सदर भी रहे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने साल 2001 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था और कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद ही लगातार उसे टिकट मिलता रहा और जीत भी मिलती रही। पहली मरतबा 2001 में जीत मिली, उसके बाद 2006 के इलेक्शन में जीत मिली, फिर 2011 में जीत मिली और इन सालों में कांग्रेस की ही आसाम में सरकार थी और हेमंता को मिनिस्ट्री मिली, वजारात का ओहदा मिला, सेहत की यानी हेल्थ मिनिस्ट्री मिली, एजुकेशन मिनिस्ट्री मिली, दूसरी मिनिस्ट्री हेमंता बिस्वा शर्मा को मिली और अपने पावर का हेमंता ने खूब फ़ायदा उठाया। 2014 में हेमंता बिस्वा शर्मा के कांग्रेस से इख्तलाफ हो गए। दरअसल 2014 में जैसे ही सेंटर में कांग्रेस की हार हो जाती है, बीजेपी की सरकार बन जाती है, नरेंद्र मोदी पीएम बन जाते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा को ये लगने लगा था कि अब बीजेपी का उरूज शुरू हो रहा है, कांग्रेस का जवाल हो रहा है और हेमंता बिस्वा शर्मा का ख्वाब था चीफ मिनिस्टर बनने का और हेमंता को लगा कि कांग्रेस के रहते हुए अब मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता हूं। दो बातें हुई, एक तो एक तरफ कांग्रेस का लगातार डिक्लाइन शुरू होने लगा, कांग्रेस हर स्टेट में हार रही थी, बीजेपी की जीत हो रही थी। दूसरी तरफ
हेमंता बिस्वा शर्मा को ये लग रहा था कि आसाम में तरुण गोगोई की वफात के बाद, मौत के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा को ही अगला चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। उनके बेटे गौरव गोगोई को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, बल्कि कांग्रेस को असम में लीड करने की जिम्मेदारी हेमंता बिस्वा शर्मा को ही होगी। लेकिन कांग्रेस हाई कमान ने हेमंता बिस्वा शर्मा को ये जिम्मेदारी नहीं दी। तब हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया और 2015 में हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और सिर्फ खुद हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप आसाम में थी वो सब की सब बीजेपी में आ गई। हेमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस संगठन में बहुत ज़्यादा असर रसूख था, बहुत ज़्यादा उसकी पकड़ थी, तरुण गोगोई से बहुत ज़्यादा कुर्बत थी। तो जब हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी को ज्वाइन कर रहे थे तो हेमंता के साथ साथ कांग्रेस के जितने बड़े बड़े वर्कर्स लीडर्स थे उन सब ने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और बीजेपी को ज्वाइन हेमंता ने इस शर्त पर किया था कि उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन 2016 का जब इलेक्शन हुआ, बीजेपी की जीत हो गई, कांग्रेस हार गई, तो बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, अहम मिनिस्ट्री ज़रूर दी। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी को भी धमकी दी और कहा, अगर अगली मर्तबा मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, मुझे मुख्यमंत्री का ओहदा नहीं दिया गया, तो मैं बीजेपी में नहीं रहूंगा, सरकार गिरा दूंगा। और बीजेपी को अंदाज़ा लग गया था कि हेमंता बिस्वा शर्मा की ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा पकड़ है। जो वर्कर्स कांग्रेस में थे वो हेमंता के ही कहने पर बीजेपी में आए हैं। अगर हेमंता दोबारा बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। चुनांचे 2021 में जब दोबारा बीजेपी को वहां जीत मिलती है तो बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को ही वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया, सोनोवाल को नहीं बनाया। और ये बीजेपी की तारीख में पहली मर्तबा हुआ, क्योंकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि बीजेपी चीफ मिनिस्टर उसी को बनाती है जिसका ताल्लुक बराह रास्त संघ से होता है, जो शुरू से बीजेपी में रहता है। कांग्रेस के आए हुए किसी भी लीडर को अभी तक बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा नहीं दिया था, दूसरी जिम्मेदारियां दी थी, गवर्नर बना दिया, एमपी बना दिया या कोई और ओहदा दे दिया, लेकिन चीफ मिनिस्टर सबसे अहम ओहदा होता है, कलीदी मनसब होता है। तो ये मनसब नहीं दिया था, लेकिन हेमंता वाहिद शख्स है जिसको आसाम का चीफ मिनिस्टर बनाया, जो कांग्रेस से आया हुआ शख्स था। तो ये उसका असर रसूख था, उसकी पावर थी, इलाके में उसकी अपनी पकड़ है। और उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार एंटी मुस्लिम एजेंडा पर अमल किया, मुसलमानों के खिलाफ उसने लगातार एक्शन लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मदरसों के बारे में कहा कि मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। चुनांचे कई मदरसों के खिलाफ उसने बुलडोज़र की कार्रवाई की। उसने कहा कि मदरसों को अपना निसाब बदलना होगा। उसके बाद आसाम का जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड था उसको उसने स्कूल बोर्ड से रिप्लेस कर दिया और वहाँ जो मजहबी तालीम दी जाती थी उसको उसने ख़त्म करने का फ़ैसला किया। उसके बाद उसने एक और कानून पास किया कि जिन लोगों की यानी जिन मुस्लिम लड़कियों की शादी 21 साल या 18 साल से कम एज में हुई है उन सब को गिरफ़्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और देखा गया कि बेशुमार मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया और कहा गया कि 21 साल से कम उम्र में इन लोगों ने अपनी शादी कर ली थी, उनको जेल में बंद रखा गया। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया और एक बहुत बड़ा इशू हो गया था। उसके अलावा बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार आसाम के मुख्तलिफ इलाकों में होती रही। कहीं 50 मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ किया गया, कहीं 100 मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ किया गया। और दलील यही दी जा रही थी कि ये इल्लीगल इंक्रोचमेंट है, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा है। आपने आसाम की वो वीडियो भी देखा होगा, 2 साल पहले का मामला है, जब पुलिस फायरिंग करती है और एक शख्स की मौत हो जाती है जो अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिद्दोजहद कर रहा था। और उसके बाद आसाम का एक जर्नलिस्ट, एक फ़ोटोग्राफ़र उस मुर्दा मुसलमान की लाश पर खड़ा होकर कूदता है, जश्न मनाता है और कहता है सही हुआ। तो लगातार आसाम के मुसलमानों को इस तरह का सामना करना पड़ा और अब बराह रास्त 3000 बीघा इलाका खाली करा लिया धुबरी में, उसके अलावा ग्वालपारा में और दूसरे इलाकों में। और हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि इन इलाकों को लगातार खाली कराया जाएगा और अब इन सबको बाज़ाब्ता बांग्लादेशी बताया जा रहा है। फ़र्क इतना है कि पहले इल्लीगल इंक्रोचमेंट के नाम पर, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा के नाम पर खाली कराया जा रहा था और अब कहा जा रहा है कि इंडियन है ही नहीं, इल्लीगल इंक्रोचमेंट तो बहुत दूर की बात है, ये बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेशी होकर यहाँ कर बसे हुए हैं। और इसीलिए पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आसाम को अब म्यांमार बनाने का मंसूबा है, आसाम को म्यांमार बनाने की जो साजिश है उस पर हेमंता सरकार ने बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया है। आसाम के रहने वाले लोग बरसों से यहाँ
वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ की शहरियत है, तमाम डॉक्यूमेंट्स है, सबूत है, इसके बावजूद उनसे उनका घर छीना जा रहा है, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि तुम बांग्लादेशी हो, तुम आसाम के रहने वाले नहीं हो। आसाम के और भी ज़्यादा मसाइल हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। आखिर में एक बार फिर गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।